हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 10 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। प्लस स्टैटिक जीके अगर उस प्रश्न से कोई भी निकल करके आता है उसको भी अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में मुर्दू फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश मुर्दू फर्नांडो को बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी उत्तर कोरिया, सी वियतनाम और डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश मुर्दू फर्नांडो को नियुक्त किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। और डिटेल में अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो, इनका पूरा नाम है मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो, ये श्रीलंका की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। और महिला के रूप में अगर देखा जाए तो वे श्रीलंका में इस पद को यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है। उन्हें मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया है। यानी कि 47वें जो मुख्य न्यायाधीश थे जयंत जयसूर्या, उनका जब सेवानिवृत्ति हुई उनके स्थान पर अब मुर्दू फर्नांडो को नियुक्त किया गया है। वह 1997 में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल और 2014 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी बनी हुई थी। ये इनके अन्य कार्य रहे जो इनके कार्यकाल में इन्होंने उन पद को सुशोभित किया। अगले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का नोबेल टाइगर रिजर्व बना? यानी कि रातापानी जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य का नोबेल या मेन टाइगर रिजर्व बन गया? तो ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश का जो अभ्यारण्य है रातापानी वो राज्य का यानी मध्य प्रदेश राज्य का नोबेल टाइगर रिजर्व बना हुआ है। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये टाइगर रिजर्व हुआ है। तो हाल ही में रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। यानी कि पहले ये रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब इसे रातापानी बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। ये मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य होगा। यानी अगर केवल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश का 8वां होगा और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, पूरे इंडिया की, तो ये 57वां बाघ अभ्यारण्य बना हुआ है। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCE के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। रातापानी टाइगर रिजर्व का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1271.4 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम बढ़ेंगे, अगर हम बाघ या टाइगर के बारे में बात करें तो ये आम रूप से रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और भारत का ये राष्ट्रीय पशु है। वैज्ञानिक नाम है इसका पैंथेरा टाइग्रिस, ये कई बार पूछा गया एग्जामों में। पैंथेरा टाइग्रिस का वैज्ञानिक नाम है। बाघ की उप प्रजातियों के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें महाद्वीपीय जिसमें पैंथेरा टाइग्रिस आता है और सुंडा जो कि पैंथेरा टाइग्रिस सोंडाइका के नाम से इसे जाना जाता है। प्राकृतिक अधिवास के बारे में बात की जाए तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव के जो दलदली इलाके हैं, घास के मैदान और सवाना के जो क्षेत्र है वहां पर ये इनका प्राकृतिक निवास स्थान होता है। आगे अगर बात करें कौन से देश है जहां पर बाघ पाए जाते हैं, तो 13 बाघ रेंज देश जहां पर प्राकृतिक रूप से ये पाए जाते हैं उनमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन,
थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये इतने देश शामिल हैं। यहाँ पर जो बाघ हैं ये अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। अभी नवीनतम IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की एक नवीनतम रिपोर्ट जारी हुई, जिसके अंतर्गत बताया गया कि जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है, यहाँ से बाघ विलुप्त हो गए हैं। ये IUCN की रिपोर्ट के द्वारा पता चला है। IUCN जो होती है ये एक, इसके द्वारा एक रेड लिस्ट निकाली जाती है, रेड डेटा बुक के नाम से इसे जानते हैं। उसमें जो लुप्तप्राय जो भी जीव होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, उनका उसमें डेटा रहता है। ये IUCN के द्वारा ये निकाली जाती है। बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, या कौन सा ऐसा शहर है, शहर की बात करेंगे यहाँ पर, तो कौन सा ऐसा शहर है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला हुआ है। तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है भोपाल। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का ये टैग मिला हुआ है, इसे ये टैग दिया गया है। तो श्रीनगर नेम्ड 4th इंडियन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, यानी कि जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है उसके द्वारा इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में ये टैग दिया गया है। तो हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर या वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो टैग है वो प्राप्त हुआ। यह जो टैग है वह श्रीनगर में जो श्रीनगर का हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में पर्यटन, बुनियादी ढांचे, इन सभी के विकास में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इस मान्यता के बाद, यानी कि जो टैग मिला है उस टैग के बाद कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं तक बेहतर जो पहुंच है वो भी प्राप्त होगी, यानी कि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा इसकी पहचान मिलेगी। इसके लिए ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट टैग है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में इसे श्रीनगर को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एस्टर गॉर्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता, यानी किसने एस्टर गॉर्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से वो जीता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है मारिया विक्टोरिया जुआन, बी है मारिया एडवर्ड, ऑप्शन नंबर सी है H विनय शंकर और ऑप्शन नंबर डी है अनुरूप सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गॉर्डियंस ग्लोबल नर्सिंग 2024 का अवार्ड मिला हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गॉर्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता। उन्हें 202 देशों की 78,000 नर्सों में चुना गया था, यानी कि इस प्रतियोगिता में लगभग 202 देशों की कुल 78,000 नर्सों ने भाग लिया, उसमें इनको चुना गया है। और इसका जो आयोजन है वो बेंगलुरु यानी कि भारत में हुआ। जुआन, मारिया विक्टोरिया जुआन जो है वो फिलीपींस आर्मी हेल्थ सर्विसेज में कंसल्टेंट है और फिलीपींस के सशस्त्र बलों के रिजर्व फोर्स की कर्नल भी है। कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने एंडुरन मेगा स्वेबिंग सेंटर का आयोजन किया, जिसमें सैनिकों को मेडिकल स्वेबर के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कार्य किया, काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 के समय इन्होंने, महामारी के समय इन्होंने काम किया, जिसको ये सब चीज़ें देखते हुए इनको एस्टर गॉर्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 प्रदान किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू हुई, यानी कि अब जल परिवहन सेवा में भी उबर शुरू हो गया है। यानी उबर आप सभी लोग जानते हैं, उबर की जो टैक्सी आती है, तो अब उबर की टैक्सी के रूप में अब जल में जो स्टीमर्स होते हैं वो भी उबर के द्वारा बुक करने पर मिलेंगे। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया शिकारा, यानी कि जो जल परिवहन के लिए, जल परिवहन सेवा के लिए जो उबर यूज किए जा रहे हैं उनका नाम रखा गया है शिकारा। और ये कहाँ शुरू हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है डल लेक, ऑप्शन नंबर बी है वूलर लेक, ऑप्शन नंबर सी है चिल्का लेक और ऑप्शन नंबर डी है डूब चिक लेक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी डल झील जिसे डल लेक के नाम से जानते हैं, उसमें एशिया की पहली जल परिवहन उबर शिकारा शुरू की गई है। डिटेल में अगर हम जाने तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये उबर है, ये चिकारा, ये इनका नाम है शिकारा। बात करें अगर तो उबर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की खूबसूरत जो डल झील है उसमें एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर, जिसका नाम शिकारा रखा गया है, इसकी शुरुआत की है।
यह जो अनूठी पहल है ये पर्यटकों को परंपरागत शिकारा सवारी का आनंद आधुनिक और सुविधाजनक तरीके से प्रदान करने के लिए की गई है। यानी कि यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे, जो टहलने के लिए आएंगे, वो इसका अच्छे से लाभ उठा सकेंगे, इसमें इनको आनंद की प्राप्ति होगी। इसका जो उद्देश्य है वो कश्मीर की जो सांस्कृतिक विरासत है, जहाँ जो वहाँ के जो ये शिकारा जिनका नाम रखा गया है, ऐसे डल लेक में और भी जो कई सारी लेक्स हैं वहाँ पर, उसमें कई सारे पर्यटक के रूप में लोगों को घुमाने के लिए, झील को घुमाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत के तौर पर है। तो इसका जो उद्देश्य है वो कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को तकनीक के साथ जोड़ते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना है। यानी तकनीक के साथ जोड़ना, यानी कि अब किसी को अगर इसकी आवश्यकता होगी घूमने के लिए तो वो ऑनलाइन ही इसको बुक कर सकेगा और जा करके वो वहां पर अपना प्राप्त कर सकेगा, उसमें बैठ के घूम भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो उबर शिकारा है, इसको उबर इंडिया और साउथ एशिया के जो अध्यक्ष है, यानी उबर इंडिया के और उबर साउथ एशिया के जो अध्यक्ष हैं प्रभजीत सिंह, इन्होंने इसे लॉन्च किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उबर ऐप के माध्यम से शिकारा बुक करके इस सेवा का उद्घाटन किया। यानी कि ये जो शिकारा है, उबर शिकारा, इसको आप उबर ऐप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। जिस प्रकार से उबर ओला की जो टैक्सीज आती हैं वो जो बुक की जाती हैं, सेम उसी प्रकार से इनको भी बुक किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी है साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली बार हो रहा है, भारत में हो रहा है और दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम्स में ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बारे में डिटेल में अगर हम बात करें तो भारत पहली बार दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह जो टूर्नामेंट है वो नवंबर 2025 में होगा, यानी लगभग एक साल का समय है इसमें, और या तो तटस्थ स्थल पर या हाइब्रिड मॉडल पर ये आयोजित किया जाएगा। यानी ये खेला कहाँ जाएगा, ये या तो जो तटस्थ स्थल है वहाँ पर या हाइब्रिड जो मॉडल तैयार किया जाएगा उस पर इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की बैठक हुई, 26वीं जो वार्षिक आम बैठक होती है, ये बैठक कहाँ आयोजित हुई? मुल्तान पाकिस्तान में आयोजित की गई और उसी के दौरान ही ये निर्णय लिया गया कि दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा और पहली बार इसका जो आयोजन करेगा वो भारत ही इसका आयोजन करेगा। बात करें जो पुरुष T20 विश्व कप फॉर द ब्लाइंड है, ये 2027 में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी नई दिल्ली में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप शुरू की गई है। आगे अगर हम बात करें तो 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली में शुरू हुई। कब? 3 दिसंबर 2024 से इसकी शुरुआत की गई और जो 19वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन किया गया था वो दक्षिण कोरियाई जो शहर है जिसमें इंचियोन और सियोल, इन दो शहरों में इसका आयोजन किया गया था। और 2022 वाली यानी 19वीं वाली जो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप थी उसको जीता दक्षिण कोरिया ने जीता था। और जो 20वां संस्करण है जो कि अब भारत में हो रहा है नई दिल्ली में, इसका संस्करण का जो आयोजन था वो पहले कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन फिर वहां से कैंसिल करके अब ये इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो 60वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 3 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 4 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल का जो 60वां स्थापना दिवस है वो इस बार राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। इसकी जो स्थापना है यानी कि BSF की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद
की गई थी और इसी स्थापना दिवस के रूप में ही प्रत्येक वर्ष हम 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस या सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाते हैं। बीएसएफ एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और ये गृह मंत्रालय यानी जो होम मिनिस्ट्री है उसके अधीन ये कार्य करता है। बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो लगभग या फिर कह सकती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो रक्षा मंत्रालय है वो उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो बीएसएफ है ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है एक, और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सीमा सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन यूनिट बनाएगा? ये जो 1 दिसंबर को जो ये सीमा सुरक्षा बल का जो स्थापना दिवस मनाया गया, उसी स्थापना दिवस में ही इस बात की घोषणा की गई कि जो भारत देश है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि जो भारत देश ने अब क्या किया है कि भारत देश सीमा सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन यूनिट जो है वो बनाएगा। इसकी जो घोषणा है वो 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा जो दिवस है, सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस जो मनाया गया, बीएसएफ दिवस जो मनाया गया, उसके अंतर्गत इसकी घोषणा की गई। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत ने सीमा सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन यूनिट बनाने की घोषणा की और यह जो घोषणा है यह गृह मंत्री ने राजस्थान के जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस परेड के दौरान इसकी घोषणा की। कुछ वर्षों में व्यापक एंटी ड्रोन इकाइयों की स्थापना की जाएगी, यानी जो घोषणा की गई उसमें यह बताया गया कि कुछ वर्षों में व्यापक तरीके से एंटी ड्रोन इकाइयां जो हैं उनकी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ लेजर सुसज्जित एंटी ड्रोन गन माउंट सिस्टम को भी विकसित किया गया है और इसके साथ साथ अब एंटी ड्रोन जो इकाइयां हैं उनको भी विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन कार्यवाहक नियुक्त किया गया है अभी। तो ए ऑप्शन है जय शाह, बी ऑप्शन है रोजर बिन्नी, सी ऑप्शन है देवजीत सैकिया और डी ऑप्शन है गौतम गंभीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है, क्योंकि जो जय शाह थे ये पहले बीसीसीआई के सचिव थे, लेकिन फिर ये आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। तो जो बीसीसीआई का जो सचिव का जो पद था वो फिलहाल खाली चल रहा था, तो उस पद पर कार्यवाहक सचिव के रूप में देवजीत सैकिया को नियुक्त कर दिया गया है। डिटेल में अगर बात करें तो पूर्व असम क्रिकेटर है देवजीत सैकिया, इनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया। यह जो पद है वो जय शाह के बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुआ था, यानी जय शाह जब बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए थे उसके बाद से जो पद था वो खाली था और अब उसके बाद जो जय शाह हैं ये आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। तो बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रोजर बिन्नी हैं। इन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए यह जो स्थायी नियुक्ति की हुई है, यानी कि कार्यवाहक नियुक्ति ये की हुई है। 1 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण और बदलाव हुआ, जिसमें जो जय शाह हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये जो प्रश्न है आपको पसंद आते हैं, जो वीडियो है अगर वो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।